अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख उमर। तो आज हमारा एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है, जो बेटा हमारे पास है आयन। सबसे पहले आयन की डेफिनेशन, द स्पीशीज विच कैरी चार्ज इज कॉल्ड आयन। हर वो शय जिस पर चार्ज है उसे आयन बोला जाता है। हर वो स्पीशीज जो चार्ज रखती है वो आयन है। अब सवाल ये है, आयन किस तरह बनते हैं? आयन जो है वो दो तरह के हैं, एक है कैटायन, एक है एनायन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायन की। ये हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इस पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइम जो सोडियम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो जो है वो इक्वल है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। जब हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर आएगा +1 चार्ज, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एरो हेड के बाद, अब ये पहले सोडियम एटम था, अब ये सोडियम जो है वो क्या बन गया? कैटायन। इसे हम कैटायन ही क्यों बोलते हैं? कैटायन का लफ्ज निकला है कैट। कैट बोलते हैं कैथोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे ये जो आयंस हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कैथोड की तरफ जाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? कैटायन। अब यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपको कैटायन बनाने के लिए एनर्जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ये मेरे पास सोडियम एटम है। सोडियम में 11 प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, जबकि 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और 1 11। अगर बेटा हमने सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी जो है ये जाकर मेरे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी गैसियस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार है, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने यहां से ये बात सीख ली, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक है, इसे बनाने के लिए हीट हमेशा देनी पड़ती है। अब आते हैं एनायन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इस टाइम इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये आयन भी नहीं है। आयन तो वो स्पीशीज हैं जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब भी आपके किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो एरो हेड से पहले, अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब सवाल ये है, इस पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया? क्योंकि बेटा जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पहले इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। दोनों चार्ज की मिकदार बराबर थी, इसलिए न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है तो बेटा अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 17 प्रोटॉन है। तो किस चार्ज की रेशियो ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज वाली रेशियो ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 1 गुना ज्यादा है, तो इस पे -1 चार्ज। दूसरी बात, इसे हम एनायन क्यों बोलते हैं? एनायन में शुरू में आ रहा है एन। एन का मतलब होता है एनोड, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे। जिस तरफ ये जाएंगे इन्हें नाम भी फिर हम वही देंगे। तो ये मेरे पास क्या हुआ? एनायन। अब भाई फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनायन के बनने के दौरान हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है। कैटायन एंडोथर्मिक, वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों है इसे मैं यहां समझाता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। 17 प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है।
पहले ऑर्बिट या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है वहां से कुछ मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकल रही है सिस्टम से, तो ये एक्सोथर्मिक है। यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं, इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें ऑर्बिट में ऐड करवाओगे, इलेक्ट्रॉन वहां जाने के बाद ये डिसाइड करेगा कितनी एनर्जी वो रखेगा और कितनी एनर्जी उसने निकालनी है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपके शेल में जाएगा तो शेल में घूमने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी उसे चाहिए वो रख लेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकाल देगा। फॉर एग्जांपल मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले सपोज 15 थी, तो जब उसे मैंने ऐड करवाया, ऐड करवाने के बाद उसे इस शेल में घूमने के लिए 5 एनर्जी चाहिए, तो फिर वो 10 एनर्जी निकाल देगा। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दूसरी बात यहां पे एक पॉइंट है बेसिक, वो ये है जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी निकलने वाली भी कम है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूं एटम के तीसरे शेल में, तो तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियर वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी निकलेगी भी कम। अब बेटा अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन एटम के पहले शेल में ऐड करवाता जिसकी एनर्जी 15 थी, जब ये वहां जाएगा तो वहां जाने के बाद ये 5 एनर्जी अपने पास रखेगा, क्योंकि इसे घूमने के लिए कम एनर्जी दरकार है, और ये 10 एनर्जी वहां से निकालेगा। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि बेटा जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी निकलने वाली भी ज्यादा। तो यहां पे मैंने आपको यह समझाया है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वहां घूमने के लिए उसे एनर्जी कम चाहिए। जब उसे एनर्जी कम चाहिए तो वो एनर्जी ज्यादा निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में जाएगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस वाली कम है, तो उसे घूमने के लिए एनर्जी ज्यादा और निकालेगा एनर्जी वो कम। अब बेटा हम पढ़ते हैं भाई एग्जांपल्स। नेगेटिव आयंस ग्रुप ऑफ एटम। बेटा हमारे पास जो नेगेटिव आयन है, जिस तरह बेटा हमारे पास ये नेगेटिव आयन एनायन था, इसी तरह ग्रुप ऑफ एटम भी नेगेटिव आयन को शो करवाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं भाई नेगेटिव आयन ग्रुप ऑफ एटम कौन से हैं भाई हमारे पास। एक मेरे पास है कार्बोनेट्स -2 चार्ज, सल्फेट -2 चार्ज। तो बेटा ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब एक एटम पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो तो हमने समझ लिया। ग्रुप ऑफ एटम पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो बेटा ये ग्रुप्स ऑफ एटम जो एनाइन है ये भी ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम इसमें 5 एटम है, 4 ऑक्सीजन वाले और 1 सल्फर वाला। ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, इन पे -2 चार्ज है, तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम एनाइन है। अब आते हैं नीचे पॉजिटिव आयंस ग्रुप ऑफ एटम लेस कॉमन। जो ग्रुप ऑफ एटम है वो आपको पॉजिटिव फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में ग्रुप ऑफ एटम कम मिलेंगे। उसमें जो मिसाल है वो है अमोनियम, अमोनियम आयन। ये बच्चे जो एग्जांपल हैं वो मॉलिक्यूलर आयन में लिख कर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर कर आते हैं, ये एक आयन है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम ऑफ कैटायन है। इसके अलावा कुछ कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी आपको ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव फॉर्म में मिलेंगे। अब भाई यहां पे हमारे पास एक कॉमन सा सवाल है, आयन और रेडिकल में क्या डिफरेंशिएट है, इन दोनों में डिफरेंस करें। इस बातों को लेकर बहुत सारे बंदे झंझट में हैं, आयन क्या है और रेडिकल क्या है। देखो भाई ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम कैटायन है, इसे आप रेडिकल भी बोल सकते हो। ये मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन एनायन है, इसे आप रेडिकल भी बोल सकते हो। इसी तरह हमारे पास ये ग्रुप ऑफ एटम एनायन है, इन्हें भी आप रेडिकल बोल लो। ये ग्रुप ऑफ एटम कैटायन है, इन्हें भी आप रेडिकल बोल लो। फिर हम इन्हें रेडिकल भी बोल रहे हैं, हम इन्हें आयन भी बोल रहे हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो आयन और रेडिकल में, फिर आप जो है रेडिकल सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम एनायन और ग्रुप ऑफ एटम कैटायन को ही बोलो।
मतलब ये है कि आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम कैटायंस और ग्रुप ऑफ एटम एनायंस जो है सिर्फ ये रेडिकल है। रेडिकल की भी 3 एग्जांपल्स होती हैं। एक है कैटायनिक रेडिकल्स, एक है एनायनिक रेडिकल्स, एक है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो हैं, ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हें बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो आप हैलोजेनेशन में पढ़ोगे। तो कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल, रेडिकल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम को बोलना ही मुनासिब है। इन्हें आप आयन बोल लो, इन्हें आप ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल एनायन और रेडिकल कैटायन बोलना बेहतर है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कह रहा है भाई, सबसे पहले डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल व्हिच गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। एक मॉलिक्यूल जो है जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है या जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बनाता है मॉलिक्यूलर आयन। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये टॉपिक जो है पहले एनएमडीकैट में इंक्लूड था, तो यहां पे बच्चे बहुत मिस्टेक कर रहे थे। आज हम पढ़ते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन और साथ इनकी एग्जांपल्स। ये मेरे पास अमोनिया जो है ये भी मॉलिक्यूलर आयन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी मॉलिक्यूलर आयन है, और CH4 मीथेन जो है ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन देखो बेटा, अगर आप इनसे चार्ज हटा दो, चार्ज हटाने के बाद आप चेक करो क्या ये मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो जब इस पे चार्ज आएगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप इस पे चार्ज हटा दो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एक गैस वाला मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है और इस पर चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब बेटा ये मेरे पास CH4 है, आप इससे चार्ज हटा दो तो ये मॉलिक्यूल मीथेन वाला मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है और इस पर चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, वरना ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। अब सर इसकी मजीद आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता चलेगी? वैलेंसी, आप वैलेंसी चेक करो, अगर तमाम एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई है तो फिर वो मॉलिक्यूल है। किस तरह बेटा, हमारे पास अमोनिया, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी है और हाइड्रोजन की एक वैलेंसी पूरी है, तो बेटा ये मॉलिक्यूल है। अगर इस पे चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन भी है। इस तरह बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, सर कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए बिना कभी भी चैन से रहने वाला नहीं है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर इस पर आपको चार्ज मिलेगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब बेटा ये मेरे पास मीथेन है, मीथेन वाला मॉलिक्यूल, कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है, एक हाइड्रोजन की 1 सेटिस्फाई है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अगर इस पे चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब आते हैं भाई यहाँ पे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन मोर अबंडेंट। कह रहे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आपको ज्यादा अबंडेंट में मिलेंगे, ये आपको ज्यादा मिकदार में मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो भाई हमारे पास ये एटम है बेटा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मॉलिक्यूलर कैटायन बनाना आसान है, लेकिन बेटा गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है, मॉलिक्यूलर एनायन बनाना भी मुश्किल है। अब किस तरह भाई आपको देखो भाई, हमारे पास ये एक एटम है CH4, ये मीथेन वाला मॉलिक्यूल है भाई, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, ये मीथेन वाला मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब भाई आप मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहते हो तो आप उस मॉलिक्यूल पे 3 चीजों की बम्बार्डमेंट करवाओ, 3 में से एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, अगर आप अपने मॉलिक्यूल पे डालते हो तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बना देगा। दूसरा एक्स-रेज, अगर डालोगे तो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर आयन में। तीसरा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अपने मॉलिक्यूल पे डालो तो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब थोड़ी सी बात ये समझते हैं, मॉलिक्यूलर आयन किस तरह बनेगा। देखो भाई जब आप अपने मॉलिक्यूल पे अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को बोला जाता है, जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो बन जाते हैं अल्फा पार्टिकल। जब आप अपने मॉलिक्यूल पे
अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करोगे तो तुम्हारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो तुम्हारे मॉलिक्यूल में से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। मान लो हमारे अल्फा पार्टिकल ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था और एक हाइड्रोजन का था। हमारे अल्फा पार्टिकल ने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लेकिन एक बात बेटा याद रहे, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां से हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, हाइड्रोजन यहीं पे पड़ा रहेगा। क्योंकि बेटा अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन के जाने से हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उसने। तो बेटा हाइड्रोजन वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन वाले इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में जुड़कर रहेंगे। ये मॉलिक्यूल जो है वो खत्म होने वाला नहीं है, जस्ट ये मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ऐसा करते क्यों है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? हम बेटा ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो आपने एमएससी में पढ़ी होगी। एमएससी में मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें क्या फायदा है? इससे हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। मतलब हमें एटम के या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। किससे बेटा? मॉलिक्यूलर आयन को जनरेट करवाने से। अब सवाल पे आते हैं भाई, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज लेस अबंडेंट। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कम मिकदार में होते हैं। क्यों भाई? बेटा उसकी रीजन क्या है? नो फ्री स्पेस इन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल में फ्री स्पेस नहीं है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं। तो जब उनमें फ्री स्पेस नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी ऐड नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होंगे तो फिर बेटा मॉलिक्यूलर आयन भी बनने वाले नहीं है। ये बात आपको एक मिसाल से समझाते हैं। मेरे पास एक हीलियम वाला मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 प्रोटॉन जो है वो पड़े हुए न्यूक्लियस के अंदर, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो s ऑर्बिटल में हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पड़े हुए हैं s ऑर्बिटल में, 6 पड़े हुए हैं भाई p ऑर्बिटल में। और आप ये बात जानते हो भाई, s में 2 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेबिलिटी है और p में जो है p ऑर्बिटल में वो 6 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेबिलिटी है। तो इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में मौजूद सब शेल में होते हैं। तो हमारे को सब शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, s में 2 पड़े हुए हैं और p में 6 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है। जब इनमें फ्री स्पेस नहीं है तो किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है। तो मॉलिक्यूलर एनायन आर लेस अबंडेंट एंड मॉलिक्यूलर कैटायन आर मोर अबंडेंट, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है इन 3 चीजों से, एक्स रेज, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड